कहाँ तक हो गया था? अच्छा, इंक इंक इंक, ब्लैक इंक, ब्लैक इंक। हाँ आ ही रहा होगा बस। इसको इसको होल्ड करके ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। हम्म उसके बाद लिखिए गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो एक रिलेशंस होता है, ये ध्यान रखिएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू, वेयर डेल्टा जी इज क्या, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, change in Gibbs free energy, Gibbs free energy at non-standard conditions. इसी तरह डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। इसमें क्यू क्या हो जाएगा, रिएक्शन कोशिएंट, और आर और टी तो पता ही है, टेम्परेचर और टी, और आर हो जाएगा आपका, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। ये चीज ध्यान रखना है, इक्विलिब्रियम पर ये जो Q होता है ना, Q बिकम इक्वल टू K इक्विलिब्रियम, और ये इस कंडीशन पर डेल्टा जी का वैल्यू भी क्या होता है, जीरो होता है, बताया। डेल्टा जी नोट का वैल्यू जीरो नहीं, डेल्टा जी का वैल्यू जीरो होता है। अगर ये दोनों कंडीशंस इसमें अप्लाई करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for the following reactions, for the following reactions at 300 Kelvin, 300 Kelvin रिएक्शन दिया हुआ है कुछ, टू अमोनिया गैस प्लस CO2 गैस। फिर से क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
find the value of equilibrium constant for the following reactions at 300 Kelvin। और ये रिएक्शंस कुछ ऐसा है, 2 अमोनिया प्लस CO2 गैस gives rise to aqueous plus H2O liquid। ये भी दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है आपका, ग्राटा कुछ दिया है, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -4.6 किलो कैलोरी पर मोल दिया हुआ है। मतलब यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू पूछ रहा है, तो जरूर रिएक्शंस ये इक्विलिब्रियम पर होगा। तो इसमें सब डाटा दिया हुआ है, के का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। हाँ, 4 पॉइंट माइनस ऑफ 4.606। चलिए देखिए कैसे डील करना है, देखिए बता देता हूँ। डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -RT के इक्विलिब्रियम होता है। डेल्टा जी नोट का वैल्यू दिया हो -4.606, दैट इज इक्वल टू माइनस आर का वैल्यू देखो, ये किलो, जो डाटा दिया है किलो कैलोरी में दिया हुआ है, किलो कैलोरी में दिया हुआ है, तो हम इसको कैलोरी में चेंज कर लेते हैं, कैलोरी में चेंज कर लिया। आर का वैल्यू कैलोरी में 2 होता है। और एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ पर ln है, अगर इसको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और टेम्परेचर 300 दिया हुआ है, और ये log हो गया log के इक्विलिब्रियम। यहाँ से देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 4.606 ही आएगा। और देखिए क्या चीज कैंसिल होगा, ये 2 जीरो और यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या बचेगा, देखिए इधर 10 बचेगा और ये 3, 10/3, 10/3 क्या 3.33 बोल सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू लॉग के इक्विलिब्रियम। ये बेस 10 है, तो ये लॉग, फिर से इधर एक बार लिख दे रहा हूँ, लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम दैट इज इक्वल टू 3.33। अभी लॉग का प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, के इक्विलिब्रियम का वैल्यू 10⁻³ हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए आगे, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जगह जगह पर यूज होगा। ये वाला भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज करेंगे जब नॉट्स इक्वेशन को डिराइव करेंगे, वहां पर भी होता है ना, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059/n/log3। फॉर्मूला आता है, नॉट्स इक्वेशन बोलते हैं उसको। चलो उसके बाद नेक्स्ट लिखे हैं, वेरिएशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ टेम्परेचर्स। यहाँ पर देखिए
हमने ये भी फॉर्मूला दिया, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट पढ़ा है। और मैं बोला था भी कि ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फार्मूला है, और इससे रिलेटेड ही पूरा एकदम टेबल बनाए थे। दूसरा फार्मूला भी पढ़ चुके हैं, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन कर देता हूँ, एल एन के इक्विलिब्रियम, अभी तुरंत पढ़े हैं। तो क्या हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं ना, तो यही कर रहे हैं, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस। ये माइनस आर टी डिवाइड कर दे रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं, एल एन के इक्विलिब्रियम दैट इज इक्वल टू डेल्टा, ये पहले लिख लेते हैं, टी और टी कैंसल हो जाएगा, ये पूरा टर्म जो ये दिख रहा है ना, डिवाइड कर रहे हैं सब जगह, यहाँ भी, तो ये तो माइनस माइनस प्लस, ये कैंसल हो जाएगा, टी टी कैंसल हो जाएगा, ये कितना जाएगा, डेल्टा एस नोट अपॉन आर, यही रहेगा ना, और ये क्या जाएगा, दैट इज माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन आर टी, ऐसा ही होगा ना। चलो लिख लो इसको, या इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर कर लिख रहा हूँ, एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन आर 1 अपॉन टी प्लस डेल्टा एस नोट अपॉन आर, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका अक्सर ग्राफ पूछा करते हैं। देखो इस फॉर्मूला का दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्या क्या, अगर इसको हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देखिए ये d अपॉन डी टी और ये के एल एन के इक्विलिब्रियम, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो आपको पता है इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन तो जीरो आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा बताओ, 1 अपॉन टी का डिफ्रेंशिएशन जानते हो, ये ऐसा ही होगा ना, टी टू द पावर माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन जानते हो, क्या होता है बताओ, -1 टी टू द पावर -1, ऐसा ही होता है, मीन्स -1 टी स्क्वायर हो जाता है। डिफ्रेंशिएशन फिजिक्स में पढ़े हो गए, बेसिक मैथमेटिक्स में, तो मैं ये चीज यूज करना चाहता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा बताओ, ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, आर भी बाहर निकल जाएगा, हाँ डेल्टा एच नोट अपॉन आर टी स्क्वायर हो जाएगा ये, और वो तो जीरो हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी कभी अक्सर एकदम डायरेक्ट रिलेशन पूछा करते हैं ये कभी कभी। और दूसरा है इसका ग्राफ, ग्राफ क्या कैसे पूछा करते हैं, कुछ नहीं है, इसको कंपेयर करवा लेते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है, ये कुछ, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, देखिए ये जो एक्सिस है एल एन के इक्विलिब्रियम एक्सिस है, और ये है 1 अपॉन टी एक्सिस, 1 अपॉन टी एक्सिस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लोप क्या हो जाएगा इस ग्राफ का, स्लोप एम का वैल्यू देखिए माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन आर आ जाएगा, और ये इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा बताओ, डेल्टा एस नोट अपॉन आर इंटरसेप्ट हो जाएगा इसका, तो ये ग्राफ ध्यान रखिएगा। अगर आपसे log टू द बेस 10 के इक्विलिब्रियम वर्सेस 1 अपॉन टी ग्राफ बनाने बोल दिया जाए तो क्या होगा, ये भी ऐसा ही होगा, बट स्लोप क्या होगा, स्लोप अभी बताना है आपको, ये log टू द बेस 10 log टू द बेस ई वर्सेस 1 अपॉन टी है,
ये log टू द बेस 10 वर्सेस 1/t है, तो अभी स्लोप क्या हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा? हाँ, यहाँ पर अभी अभी जो स्लोप हो जाएगा माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 आर। तो ये ध्यान रखना। क्यों, आपको क्या करना पड़ेगा, हर जगह क्या होगा ना, ये 2.303 से ये डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू लिखोगे ना 2.303 इंटू लॉग टू द बेस 10 के इक्विलिब्रियम। तो ये 2.303 क्या यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप यही कुछ होगा। तो ये लिख रहा हूँ, अगर बेस 10 में ग्राफ बनाओगे तो अभी जो स्लोप होगा डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 आर। और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा बताओ, इंटरसेप्ट में भी ये डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303। चलो, तो ये सब ध्यान रखना है थोड़ा, रिलेशंस बता दिया, उसके बाद आगे लिखें थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑफ रिएक्शन। इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन को इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो इसमें लिख लीजिए, इसको डिफाइन कर लीजिए। इट इज द it is the change in it is the change in enthalpy during a chemical reaction at constant pressure. It is change in enthalpy during a chemical reaction at constant pressure. तो एक कोई रिएक्शन हो रहा है, देखो ये कोई एक रिएक्शन है। तो आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पर ही होता है, मैं बता चुका हूँ। कोई भी फेज चेंज रिएक्शंस होगा या कोई भी रिएक्शंस होता है तो जनरली दे ऑकर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये जो रिएक्शंस होगा, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनेगा तो कुछ प्रोडक्ट का अपना कुछ इंथाल्पी कंटेंट होगा, हीट कंटेंट होगा, रिएक्टेंट का भी कुछ अपना हीट कंटेंट होगा। तो जरूर कुछ ना कुछ इंथाल्पी चेंज होगा ना दोनों में। तो यही लिखा गया, इट इज द चेंज इन इंथाल्पी, इट इज द चेंज इन हीट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन विच ऑकर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, ये समझ गया इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। दूसरा चीज ये तो पता है ना, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच। ये भी आपको ध्यान रखना है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू डेल यू। नेक्स्ट, ये भी फॉर्मूला यूज होगा जगह जगह पर, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी करा चुका हूं। नेक्स्ट, ये देखिए, इतना लिख लीजिए पहले।
यहाँ देखिए, उसके बाद लिखिए स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन। देखो, स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन, इसको हम डेल्टा एच नोट से डिनोट करते हैं। अगर रिएक्शन है तो यहाँ पर आर भी कर सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। आर, आर वन ओनली क्या डिनोट करता है, रिएक्शंस के लिए डिफाइन किया जा रहा है। तो ये क्या होता है, सिंपली द इंथाल्पी ऑफ रिएक्शंस, enthalpy of reactions at constant, sorry, enthalpy of reactions at standard conditions। अब ये समझना पड़ेगा स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या लेते हैं हम लोग। हम लोग के लिए जो स्टैंडर्ड कंडीशंस है, मतलब रिएक्शन जो होना चाहिए ना, 1 बार प्रेशर पर कराना होगा, 1 बार प्रेशर पर, और इसका जो टेम्परेचर होगा ना, फिक्स टेम्परेचर होगा। फिक्स टेम्परेचर जनरली हम लोग इस चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर्स के लिए जो फिक्स टेम्परेचर लेते हैं दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। इस चैप्टर के लिए 25 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होगा तो उसका मोलरिटी फिक्स करते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन पर क्या होता है, 1 मोलर होता है। ये 1 मोलर, ये स्टैंडर्ड कंडीशन मेनली हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस समय यूज किया गया करेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर कोई गैस होगा तो उसका प्रेशर स्टैंडर्ड कंडीशन पर कितना लोगे, 1 बार। अगर कोई इक्वल सॉल्यूशन होगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना स्टैंडर्ड कंडीशन पर होगा, 1 मोलर। और टेम्परेचर इस चैप्टर के लिए फिक्स्ड है, दैट वन इज 25 डिग्री सेल्सियस। इस कंडीशन पर अगर हम किसी रिएक्शंस का हीट कंटेंट मेजर करेंगे दैट विल बी कॉल्ड व्हाट, इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन। तो ये समझ में आ गया स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शंस किसको बोलते हैं। ओके, आगे देखें। हम लोग ये भी जानते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू, डेल्टा एच इज इक्वल टू इंथाल्पी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथाल्पी कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो इस प्रोडक्ट का इंथाल्पी कंटेंट माइनस इस रिएक्टेंट का इंथाल्पी कंटेंट। यहाँ से दो ब्रांच, ये जो लिखे हैं हम जानते हैं कि आपके पास दो तरह का रिएक्शंस है, इंडोथर्मिक रिएक्शंस है और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। अगर इंडोथर्मिक रिएक्शंस है, इंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट इन केस ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शंस। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। इसका मतलब होता है हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट विल बी ग्रेटर देन हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये भी लिख लीजिए, ये सब पहले भी बता चुका हूं मैं आपको। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखिए डिफरेंट टाइप ऑफ इंथाल्पीज। सबसे पहला हम पढ़ेंगे
enthalpy of formations, enthalpy of formations. इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस होगा तो नोट लगा देंगे, स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं होगा तो ऐसे ही रहेगा। और आपको पता चल गया कि स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ रिएक्शंस लिख लें, इसी रिएक्शंस का ही होगा ना। इसका डेफिनेशन लिखें, इट इज द इंथाल्पी चेंज, it is the enthalpy change, comma, when 1 mole of product, 1 mole of product, इसको अंडरलाइन कर लें, 1 mole of product, 1 mole of product is formed, 1 mole of product is formed from its constituent element in their standard state, constituent element in their standard state। क्या अब इसको समझे, आपको किसी भी रिएक्शंस का हीट ऑफ फॉर्मेशंस का इक्वेशन लिखने आना चाहिए। तो कैसे लिखना है, क्योंकि एग्जाम में लिख कर नहीं देगा वो, आपको खुद लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखते हैं ये अभी सीखना है। देखो जैसे मान लो कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशंस, मतलब हम कैल्शियम कार्बोनेट का हीट ऑफ फॉर्मेशंस निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको रिएक्शंस लिखना पड़ेगा। तो क्या बोला, when 1 mole of product is formed, 1 मोल प्रोडक्ट फॉर्म करवाना है आपको। ये यहां पर हमेशा क्या होगा, 1 मोल फिक्स है, यहां पर कुछ मत करना, यहां पर 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 मोल प्रोडक्ट के लिए डिफाइन होता है। ये 1 मोल प्रोडक्ट के लिए डिफाइन होता है। कैसे ये फॉर्म होना चाहिए, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से फॉर्म होना चाहिए। मतलब ये कंपाउंड किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, कैल्शियम से मिलकर बना हुआ है, कार्बन से मिलकर बना हुआ है और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। और ये सब जो एलिमेंट है नेचर में किस फॉर्म में मिलते हैं आपको, वही उसका स्टैंडर्ड स्टेट होगा। मतलब कैल्शियम नेचर में मुझे कैल्शियम सॉलिड के फॉर्म में मिलता है, कार्बन का जो स्टैंडर्ड स्टेट होता है कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलता है, और ऑक्सीजन हमेशा आपको O2 फॉर्म में मिलता है, O2 गैस फॉर्म में मिलता है। तो 1 मोल प्रोडक्ट आपको फॉर्म करवाना है, कैसे, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। और वो एलिमेंट आपका स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए कि नेचर में ये सब एलिमेंट कौन सा फॉर्म में मिलता है, वही उसका क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट है। तो हम क्या लिखेंगे, कैल्शियम, ये कैल्शियम से मिलकर बना हुआ है। क्या और क्या चीज से मिलकर बना हुआ है, तो कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड नहीं, कार्बन डायमंड रहेगा तो गलत हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन O2 फॉर्म में मिलता है। चलो हो गया। अब बैलेंस कर लो रिएक्शंस को, देखो कैल्शियम 1 है, कार्बन भी 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ 3 है। तो यहाँ पर 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, 3/2 करना पड़ेगा, हो गया। तो इस रिएक्शंस में देखो, इस रिएक्शंस में जो इंथाल्पी चेंज होगा उसको तो एक तो जनरल तो बोलेंगे कि इसको हम बोलेंगे क्या, इंथाल्पी ऑफ रिएक्शंस, और इस केस में स्पेशली क्या बुलाएंगे इसको, हीट ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ किस, क्या चीज, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। समझ रहे हो, क्योंकि ये रिएक्शंस जो है हीट ऑफ फॉर्मेशंस का डेफिनेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस रिएक्शंस में जो भी इंथाल्पी चेंज होगा उसको क्या बुलाएंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और इन जनरल तो इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शंस होगा उसमें जो उसको इन जनरल तो इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन तो बुला कर सकते हैं ना। कोई भी रिएक्शन, जैसे हम बोल दें कार्बन ऑक्सीजन CO2 बनाए, तो इसमें भी कुछ ना कुछ इंथाल्पी चेंज होगा, इसको हम क्या बोल देंगे, हीट ऑफ रिएक्शंस या इंथाल्पी ऑफ रिएक्शंस। अगर ये हीट ऑफ फॉर्मेशन को डाटा को सेटिस्फाई करेगा तो इसको क्या बोल देंगे, हीट ऑफ रिएक्शन, इंथाल्पी ऑफ रिएक्शंस विल बी इक्वल टू इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ CO2। समझ गया।
चलो जैसे और एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर देखे, इसको लिख लो पहले। इसको आप ट्राई करो एक बार। देखो इसमें, देखो इसको एक मैं और बता देता हूँ। देखो एक मोल प्रोडक्ट आपका होना चाहिए फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट। तो ये क्या चीज से बना हुआ है, नाइट्रोजन्स, हाइड्रोजन्स और क्लोरीन। नाइट्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट, नाइट्रोजन नेचर में N2 फॉर्म में मिलता है, हाइड्रोजन्स नेचर में H2 फॉर्म में मिलता है, क्लोरीन नेचर में Cl2 गैस फॉर्म में मिलता है। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि बैलेंस करने के चक्कर में यहाँ पर मल्टीप्लायर कर दें, वो गलत हो जाएगा। एक मोल प्रोडक्ट ही फॉर्म होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन एक है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है तो 2 करना पड़ेगा। क्लोरीन 1 है तो हाफ करना पड़ेगा, हो गया। इस रिएक्शंस में जो इंथाल्पी चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। इसी तरह देखिए कार्बन का जो स्टैंडर्ड स्टेट होता है ग्रेफाइट, ये ध्यान रखना है। और हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है। इसमें जो इंथाल्पी चेंज होगा इसी को क्या बुलाया करेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो भी ग्लूकोज। और ये नीचे बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन। तो देखो ये क्या क्या जिससे मिलकर बना हुआ है, कार्बन से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट कार्बन ग्रेफाइट। कितना कार्बन है इसमें, 7 कार्बन है, 7 कार्बन है, एक 6 और एक यहाँ 7। हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, कितना हाइड्रोजन है, 6 तो 3। और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, कितना ऑक्सीजन है, 2 तो 2 हो गए तो क्या। तो इस रिएक्शंस में जो इंथाल्पी चेंज होगा दैट विल बी कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ क्या, बेंजोइक एसिड। तो आई होप आप 3-4 लिखाने के बाद आपको अब समझ में आ गया हो कि कैसे हम हीट ऑफ फॉर्मेशंस का रिएक्शन लिखेंगे। एक और, जैसे आप इसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखें आप, वाटर लिक्विड। CO2 के लिए भी हीट ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शंस लिखें आप। तो इसको हम इस तरह ही लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस प्लस इसमें जो इंथाल्पी चेंज होगा उसी को क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिक्विड। CO2 का लिखना है तो
उसके बाद लिखें, उसका नेक्स्ट पॉइंट लिख लें, द हीट ऑफ फॉर्मेशन, द ऐसे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट in its standard state is zero. Standard heat of formation of an element in its standard state is zero. अब ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सा एलिमेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड स्टेट में जीरो होता है। एक पहले बार भी लिखाया हूं, एक जगह और लिखाया था, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशंस, जिस एलिमेंट का जीरो होता था ना, वही सब एलिमेंट यहां पर भी आएगा। मतलब इन सब एलिमेंट का डेल्टा एच एफ नोट भी जीरो और डेल्टा एफ जी नोट भी जीरो होता था। कौन कौन सा एलिमेंट था एक बार फिर से मैं लिखा देता हूं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, ये ध्यान रखना, ब्रोमीन लिक्विड, अक्सर पूछा करते हैं ब्रोमीन लिक्विड, मर्क्यूरी लिक्विड, सॉलिड नहीं लिक्विड, ये दोनों अक्सर पूछा करते हैं ज्यादा। फिर उसके बाद देखो, जैसे आयरन हो गया तो आयरन सॉलिड, कॉपर हो गया तो कॉपर नेचर में सॉलिड फॉर्म में मिलता है। और भी देख लो कुछ, अगर हीलियम हो गया तो गैसेस, कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म, अगर फोस्फोरस हो गया तो व्हाइट फोस्फोरस, अगर सल्फर हो गया तो रोम्बिक सल्फर। चलो, तो ये सब एलिमेंट जो दिख रहा है आपको, ये सब एलिमेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशंस और गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, ये सब क्या होता है, जीरो होता है, ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखें, कैलकुलेशन ऑफ enthalpy of reactions from heat of formation, from enthalpy of formation, enthalpy of formation, calculation of enthalpy of reactions from enthalpy of formation data। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आने जा रहा है। क्या फॉर्मूला है देखें, इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, यहां पर भी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा, मतलब क्या बोलना चाहते हैं, समीशन ऑफ म्यू आई गामा आई, और यहां पर लिख देंगे हीट ऑफ फॉर्मेशंस आई, किसका, प्रोडक्ट का, माइनस अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन भी गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन भी दिया रहता था तो वहां पर भी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करते थे। अगर आपको मोलर एंट्रोपी दिया रहता था तो वहां पर भी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करते थे। तो समीशन भूल गए, समीशन। चलो यहाँ पर एक पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस of the
following reaction define heat of formations एक पहला है, मतलब 4 ऑप्शन दूंगा, उसमें से बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, मतलब और जो अदर रीजन जो गलत है वो क्यों गलत है ये भी बताना पड़ेगा। अपने लिखना नहीं है, अपने आप सोच लेना है। बी ऑप्शन सी होगा। देखो मतलब जो अभी अगर आप सही बता रहे हैं, मतलब हम जो बताया हूँ सुन रहे हैं नहीं तो देखो 1 गलत है, क्यों? इसका रीजन है ग्रेफाइड होना चाहिए। सेकंड सही है, कोई गलती नहीं है सेकंड में। थर्ड गलत है क्योंकि 2 मोल लिया आपने। फोर्थ गलत है क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। इस तरह का भी क्वेश्चंस पूछा करते हैं, 4 ऑप्शन देगा कि कौन सा सही होगा, अक्सर मतलब पूछा करते हैं। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। उसके लिए क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आपको, लिखिए। लिखो द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस of CO2 gas, CO gas and H2O gas are minus 393.5, minus 110.5, minus 241.8 kilojoule per mole respectively, full stop. The heat exchange by the reactions at constant volume at standard conditions in kilojoule for the reactions चले बताएं जल्दी, ऑप्शन भी दे देता हूं। 52.524.1, बी है 41.2, सी है
260 262.5 और डी है -41.2। अच्छा, क्वेश्चंस में क्या पूछा है? अच्छा, प्रोडक्ट माइनस क्या पूछा है क्वेश्चंस में? नहीं, वो सर क्यू वो आप पूछा है, वो हमको स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, स्टेटमेंट हम नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, अच्छा क्यू भी, तो क्यू भी बता रहा है, तो ये बोलना पड़ेगा कि क्वेश्चंस में डेल्टा यू पूछ रहा है। वो डायरेक्टली नहीं बोला है कि डेल्टा यू निकालो, क्वेश्चंस में बोल रहा है कि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मींस आपको समझना पड़ेगा कि आपसे क्वेश्चंस में डेल्टा यू पूछा जा रहा है। चलो बनाओ, कैसे होगा? तो ये डेल्टा यू निकलेगा कैसे? कोई फॉर्मूला होगा? हाँ, रिएक्शंस का डेल्टा एच निकाल लोगे। कैसे निकालोगे डेल्टा एच? पहले रिएक्शंस का आप डेल्टा एच निकाले, छोड़ो वो बाद में बताऊंगा। रिएक्शंस का पहले आप डेल्टा एच निकाले, कैसे? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। फोर्टी वन पॉइंट टू। बिल्कुल सही है। चलो, अब डेल्टा यू अगर निकाल लियो तो ये भी फॉर्मूला हम लगे हैं तो बताए ही होंगे। इसी रिएक्शन से, हाँ इसी रिएक्शन से आप डेल्टा यू निकाल पाओगे ना। तो क्या इसका पहले डेल्टा एन जी कितना है बताओ? डेल्टा एन जी जीरो है तो अच्छी बात है, डेल्टा एन जी जीरो है तो अच्छी बात है। जो आप डेल्टा एच निकाले वही आपका डेल्टा यू हो जाएगा। चलो, तो हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, तो सीओ का देखो डाटा दिया हुआ है, सीओ का कहाँ है? 110। हम 110 ही ले रहे हैं। हम बोले थे कि पूरा लिखना जरूरी नहीं है, उसके बाद भी ऑप्शंस कोई ना कोई मैच कर जाएगा। देख सीओ, फिर उसके बाद क्या है? वाटर, वाटर का 241, 242 ले लेते हैं, 242 प्रोडक्ट का निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद रिएक्टेंट को देखेंगे। ये क्या हो जाएगा? 2, 5 और ये 3, -342 आ रहा है, -352। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, तो ब्रैकेट में रख लेंगे। रिएक्टेंट क्या देखो? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? 393 ले लेते हैं, 394 भी ले लो, 393 ले लेते हैं। और ये हाइड्रोजन का तो पता है, क्यों नहीं दिया है क्वेश्चंस में? क्योंकि जीरो होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इसका क्या होगा? जीरो होगा। तो देखो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 393, 393 और 353 माइनस कर दो, कितना जाएगा? 352। ये 1 और ये हो गया 4 और ये 0, और ये प्लस में ही आएगा, प्लस में, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये बड़ा वैल्यू है। तो देखो 41 आ रहा है अप्रॉक्स, 41 ऑप्शंस में भी है, देखो कुछ 41.2, और ऐसे भी देखो एक 41.2 भी दिया है, अगर आप गलती करोगे तो भी ऑप्शन मिल जाएगा, -41 भी दिया है कुछ। तो ऐसे आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो उसके बाद आगे बढ़े। ये पहला टर्म आपको समझ में आ गया होगा कि हीट ऑफ फॉर्मेशंस का इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट टर्म जो आपको समझना है, दैट वन इज क्या? हम लोग बोलते हैं उसको इंथाल्पी ऑफ कंबस्शंस, इंथाल्पी ऑफ कंबस्शंस। लिखो सेकेंड,
इसमें भी एक फॉर्मूला आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। थर्मोकेमिस्ट्री में 4 ही टर्म जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हीट ऑफ फॉर्मेशन, दूसरा हीट ऑफ कंबशन, तीसरा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और चौथा बॉन्ड एनर्जी। इस चारों टर्म पर अगर आपको कमांड है तो थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन बनेगा। आपको डेफिनेशन समझ में आना चाहिए, और डेफिनेशन समझ में आना चाहिए और उसके हेल्प से आपको रिएक्शन लिखने आना चाहिए। इतना काम आ गया तो क्वेश्चंस आसानी से बनता है। सेकंड दैट वन इज क्या, इंथाल्पी। देखो कहीं पर इंथाल्पी मैं यूज करता हूँ, कहीं पर हीट यूज करता हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है, समझ रहे हो। अगर क्वेश्चंस में हीट ऑफ रिएक्शंस दिया हुआ है, इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, सेम मानना, कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों हम इंथाल्पी यूज करते हैं पता है? क्योंकि हमको पता है कि हीट एक्सचेंज, कोई रिएक्शंस कांस्टेंट प्रेशर पर होता है, और कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट एक्सचेंज होता है उसी को इंथाल्पी हम बोलते हैं, इसलिए इंथाल्पी टर्म यूज कर लिया जाता है। बट अगर आप हीट टर्म यूज करोगे ना, हीट इज जनरलाइज्ड टर्म, बट अगर कांस्टेंट प्रेशर पर हम लोग इसको इंथाल्पी बोल देते हैं। चलो, तो इंथाल्पी ऑफ कंबशन, इसको कैसे डिनोट करेंगे? देखो यहाँ पर सी लगा दूंगा या इसे करो, इंथाल्पी ऑफ कंबशन। तो इसको लिखिए, पहले डिफाइन करो। इट इज डिफाइंड एज द इंथाल्पी चेंज, इंथाल्पी चेंज, enthalpy change when one mole of substance, one mole of substance को अंडरलाइन कर लिया, one mole of substance undergoes complete combustions, undergoes complete combustions in excess of oxygen, in excess of oxygen। मतलब इसका सीधा सा डेफिनेशन का मतलब होता है एक मोल सब्सटेंस को जलाना है, समझा? इसके पहले वाला सब का मतलब था एक मोल प्रोडक्ट फॉर्म करना है, और इसमें क्या है, एक मोल कोई भी सब्सटेंस लो उसको जलाओ, उसमें जो हीट इंथाल्पी एक्सचेंज होगा उसको क्या बोलेंगे, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। दूसरी चीज, अगर किसी सब्सटेंस को जलाओगे तो क्या होगा, उससे हमेशा एनर्जी निकलेगा। मतलब हम लोग बोलेंगे इंथाल्पी ऑफ कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन में भी इंडोथर्मिक में भी एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों पॉसिबिलिटी था। बट ये जो होगा, अगर किसी सब्सटेंस का कंबशन करोगे तो ये हमेशा इट इज फिक्स दैट एनर्जी विल रिलीज। तो इसलिए इसको लिख लो कि enthalpy of combustion is always exothermic in nature। मतलब इसका ये डेल्टा एस सी जो होगा वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। अब ये कैसे रिएक्शन लिखते हैं इसको समझे। जैसे देखो एक एग्जांपल, जैसे अगर मीथेन का हीट ऑफ कंबशन का रिएक्शन लिखना है, मीथेन का, तो हम एक मोल सब्सटेंस लिया, इसको क्या करूंगा, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाऊंगा। क्या होगा, अगर आपको पता है किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं तो CO2 और वाटर, अगर नॉर्मल कंडीशंस है तो वाटर का फिजिकल स्टेट क्या, लिक्विड, और अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, वाटर का फेज क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चंस में क्या कंडीशन दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, नॉर्मल कंडीशन 25 डिग्री सेल्सियस लेकर चलेंगे। चलो अब यहां पर देखें, अब ये हो गया, यहां पर कुछ छेड़छाड़ मत करना।
जैसे उस पहले वाला में हम बोलते थे 1 मोल प्रोडक्ट को छेड़छाड़ मत करना, वो 1 मोल प्रोडक्ट के लिए डिफाइन होता है। अभी क्या है, 1 मोल सब्सटेंस को जलाना है, तो ये 1 मोल रहना है, इसको चेंज कुछ नहीं करना है आपको, उसके अलावा जो भी करना है करो। बट ये क्या होना चाहिए, 1 मोल सब्सटेंस होना चाहिए, 1 मोल सब्सटेंस को जलाना है, समझा। अब रिएक्शंस को बैलेंस करो, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन काउंट करो इधर, सॉरी ऑक्सीजन काउंट करो, 2 और 4, 4 हो गया। मतलब इस रिएक्शंस को एक तो हम जनरल बोलेंगे हीट ऑफ रिएक्शंस, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो जनरलाइज है, कोई भी रिएक्शंस के लिए बोल सकते, बट एज दिस डेफिनेशंस रिएक्शंस फॉलोइंग द क्राइटेरिया ऑफ हीट ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो इसमें जो इंथैल्पी चेंज होगा इसको क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ किसका, मीथेन का। जैसे और देखो, एक दो को और लिख कर बताओ मुझे, अगर हाइड्रोजन सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सुना, हम बोलेंगे तो ना सुनाई देगा, अजीब है। अब सुनाई दे रहा है, यस सर। मतलब टीचर को क्या, मतलब हमेशा मतलब 1.5 घंटा जो होता है ना, एकदम कंटिन्यूअसली बोलते रहना चाहते हो कि टीचर बोलते रहे ना, अभी सांस लेने का भी तो समय वो दो। माइक में कुछ जोर से आवाज हुआ था, मुझे लगा माइक ऑफ हो गया। अच्छा, और सब बच्चा कहाँ गया है चला गया, घर गया है, और ये सब तू लोग ग्रुप पता नहीं, कहाँ चला गया। चलो, अब देखो यहाँ पर लिख लिया होगा, लिख लिया होगा ना, यहाँ पर कुछ मत करना, क्योंकि 1 मोल सब्सटेंस के लिए डिफाइन होता है। बार बार बोलूंगा तब पर भी क्वेश्चन बनाओगे तो गलती करोगे। ये मेरा मतलब जो 3-4 साल का एक्सपीरियंस बताता है। चलो, तो देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलाना है, ऑक्सीजन तो भर भर कर अपना लगता है नहीं ना, जितना मन दे दो। देखो ये H2O लिक्विड फॉर्म होगा। अब रिएक्शंस को बैलेंस करो, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या करें, हाफ कर दे। इधर कुछ करेंगे तो फिर यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा, इससे अच्छा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को तो हम रेगुलेट कर सकते हैं ना। हाँ, तो अब देखो इन जनरल इसको क्या बोलूंगा, हीट ऑफ रिएक्शन, एक तो नाम फिक्स है। हाँ, ये हीट ऑफ कंबशन डाटा को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या बोलूंगा, हीट ऑफ कंबशन सब क्या चीज, हाइड्रोजन गैस। क्या इसको हम ये बोल सकते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिक्विड, क्या इसमें कोई दिक्कत है। देखो ना, 1 मोल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, तो एक ही रिएक्शंस का बहुत सारा नाम हो सकता है। देखो जैसे हम इसको हीट ऑफ कंबशन भी बोल दिए ऑफ हाइड्रोजन गैस, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिक्विड भी बोल दिए। चलो जैसे इसके लिए देखो यहाँ पर यही होगा रिएक्शंस। इन जनरल इसको क्या बुलाया करेंगे, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये हीट ऑफ कंबशन डाटा को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। क्या हम इसको बोल सकते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, देखो CO2, क्योंकि 1 मोल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है फ्रॉम द एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट।
चलो उसके बाद देखिए इसमें लिखो कैलकुलेशंस ऑफ enthalpy of reactions, calculation of enthalpy of reactions, enthalpy of reactions, calculations of enthalpy of reactions from enthalpy of combustion data. तो यहां पर ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। दो फॉर्मूला ऐसा आएगा जिसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा, ये और एक बॉन्ड एनर्जी वाला। बॉन्ड एनर्जी फॉर्मूला यूज करके जब आप इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन निकालोगे वहां पर भी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा। इन दोनों को छोड़कर जहां पर भी यूज करना है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो यहां पर क्या करेंगे, देखो समीशन ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन आई किसका, रिएक्टेंट का, माइनस समीशन ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन किसका, प्रोडक्ट का। चलो ये क्वेश्चन लिखिए। लिखो द इंथाल्पी चेंज फॉर द रिएक्शंस, इंथाल्पी चेंज फॉर द रिएक्शंस, इंथाल्पी चेंज फॉर द रिएक्शंस इंथाल्पी चेंज फॉर द रिएक्शंस ये रिएक्शंस कुछ ऐसा दिया, लिखिए C3H8 गैस प्लस H2 गैस gives rise to C2H6 गैस प्लस मीथेन गैस प्लस, अच्छा मीथेन गैस हो गया, एट 25 डिग्री सेल्सियस इज -55.7 किलो जूल पर मोल, calculate the enthalpy of combustions, of C2H6 gas, full stop, the enthalpy of combustion of hydrogen gas, methane gas and propane gas are minus 285.8 minus 890 minus 2220 kilojoule per mole respectively. चलो बनाओ।
इस रिएक्शंस का डेल्टा एच दिया है, दिस इज द डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शंस, और आपको क्या करना है, हीट ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ ये निकालना है, और सब हीट ऑफ फॉर्मेशंस का डाटा दिया है वो। चलो बनाओ, मतलब ये फॉर्मूला यूज करना है, जिसका निकालना है उसको x मान लीजिए। माइनस, अच्छा 2560। चलो देखो ऐसे करना है, ये ओवरऑल क्या दिया है, डाटा दिया है 55 पॉइंट, इसको 55 मान लेते हैं, उसी के अप्रॉक्स आएगा, या 55, ये चलो 50, हाँ 55 मान लेता हूँ, चलो माइनस अच्छा, चलो सबका आ रहा है तो उतना ही आएगा। देख लो हम क्या करेंगे इसमें, ये फॉर्मूला कंबस्शन का जब भी यूज करोगे तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, तो रिएक्टेंट का डाटा दिया है, देखो इसका -2220, हाइड्रोजन का दिया हुआ है देखो -285 ले लेता हूँ, -285, इन दोनों को ऐड कर ले पहले, 5 10 5 और ये 2, ये माइनस इतना आ गया, ये रिएक्टेंट का निकल गया, रिएक्टेंट का माइनस प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का देखो इसका निकालना है, इसी का निकालना है, x मान लिया, इसका दिया हुआ मीथेन का देखो -890, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ये वैल्यू इधर लेकर चले आते हैं, एक बार कर लेंगे, ये -55 और ये +2505 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट इस साइड जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -x, ऐसा ही है। चलो तो ये 255, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 2505, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, और ये 90 900 940 945 45 ही होगा ना। चलो तो ये क्या करना है, ये माइनस करना है, तो ये 0 0 और ये 10, ये 6 और 5 और ये 1, माइनस ऑफ दिस वैल्यू, यही आपका आंसर इसी के अराउंड आ रहा है ना। चलो इतना किलो जूल, यूनिट क्या होगा, किलो जूल, ये सब किलो जूल में दिया है ना, किलो जूल पर मोल, यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए।
तो इसको कैलकुलेशन अच्छा से करना है, आपको आंसर अप्रोक्स इतना मिल जाएगा, इसी के आसपास आपका ऑप्शन कोई ना कोई मैच कर जाएगा। हाँ फिर से मैं बोलूंगा, एक माइनस वाला भी रहेगा और एक प्लस वाला भी रहेगा, तो आपको वहां पर केयरफुल रहना है, एक बार चेक कर लेना और चेक कर लेना है, क्योंकि आपको वहां पर बोले अगर एक क्वेश्चन सही करते हो तो +4, अगर थोड़ा माइनस प्लस हो जाता है तो सीधे -5 होता है, 4 तो गया और साथ ही साथ एक बोनस भी मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट लिखें इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस, इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस। ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा एच एन से। तो इसमें लिख लीजिए इट इज डिफाइंड एज द इंथाल्पी चेंज, इट इज डिफाइंड एज द इंथाल्पी चेंज, इट इज डिफाइंड एज द इंथाल्पी चेंज when 1 gram equivalent, 1 gram equivalent of an acid are completely neutralized by 1 gram equivalent of base. It is the enthalpy change, comma, when 1 gram equivalent of an acid are completely neutralized by 1 gram equivalent of base. जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे HCl है, HCl NaOH है, ये दोनों रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, NaCl प्लस वाटर। आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब इसका एक इक्विवेलेंट ले ला, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, आपको तो ये पता है ना, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर, ये पता है, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर होता है, ये सबका एन फैक्टर 1 होता है, ये कितना H प्लस देता है यही इसका एन फैक्टर्स है, ये कितना OH माइनस देगा, कितना H प्लस एक्सेप्ट करेगा, दैट विल बी एन फैक्टर्स। चलो तो इसके लिए ग्राम इक्विवेलेंट लिखो या मोल लिखो, एक ही बात है, ये भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज विथ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, क्या होगा, ये NaCl और वाटर बनेगा, देखो तो ये क्या होगा, ये 100% आयनाइज हो जाएगा, अच्छा ये प्लस लिख देता हूँ, 100% आयनाइज हो जाएगा, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, देखिए H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, और ये क्या Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, ये 100% टूट जाएगा, और ये भी क्या होगा देखो, Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस और प्लस वाटर, तो क्या देख रहे हो, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये सब तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। मेन रिएक्शंस क्या हो रहा है, H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस गिव्स राइज टू वाटर। कोई भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो फाइनल रिएक्शंस यही आने वाला है, इसलिए इसका एक और डेफिनेशन लिख लीजिए आप,
क्योंकि हमको पता है कि कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, कोई भी एसिड और बेस लेंगे तो यही फाइनल रिएक्शंस मिलने वाला है। तो इसका इसीलिए इसका एक और डेफिनेशन मिलता है, उसको भी आप लिख ले। It is the enthalpy change, comma, when 1 mole of H plus 1 mole of H plus react with 1 mole of OH minus to give 1 mole of water. तो ये देखो 1 मोल H प्लस 1 मोल OH माइनस रिएक्ट कर 1 मोल वाटर बना रहा है। इसमें जो इंथाल्पी चेंज होगा इसी को क्या बोलेंगे, इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। दूसरा चीज हम जानते हैं कि ये कोई भी एसिड बेस लोगे तो उसका फाइनल रिएक्शन यही होता है, इसलिए इसका जो इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू होता है ये फिक्स होता है, और वो कितना होता है ये चीज आपको याद करना पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट पॉइंट यही लिख लीजिए, फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड with a strong base delta H neutralizations minus of, दोनों चीज याद रखना है, 13.7 किलो कैलोरी पर मोल या माइनस 57.3 हाँ 57.3 किलो जूल पर मोल, ये फिक्स होता है। तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लीजिएगा। ये लिखने के बाद जैसे इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन एक एक्सोथर्मिक इन नेचर था, इसी तरह जब भी न्यूट्रलाइजेशन होगा उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लिबरेट होगा, बाहर निकलेगा, इसलिए ये ध्यान रखना। इसलिए देख रहे हो वैल्यू में माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन क्या बताता है कि एनर्जी निकल रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। तो ये लिख लीजिएगा, enthalpy of neutralization is exothermic in nature. यहाँ देखो एक चीज, अगर मान लो क्वेश्चंस में आपसे ऐसा रिएक्शन है H2SO4 जब NaOH से रिएक्शन किया तो ये क्या होगा बताओ, सोडियम सल्फेट और +2 वाटर, ऐसा रिएक्शन होगा। अगर इस रिएक्शंस का आपसे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पूछ लिया जाए तो क्या बोलो? तो देखो समझो, हमेशा ये चीज ध्यान रखना, सेकेंड वाला डेफिनेशंस को याद करना। मतलब क्या बोला गया, 1 मोल H प्लस 1 मोल OH माइनस के साथ रिएक्ट कर 1 मोल वाटर बनाता है। तो हमेशा रिमेंबर करना 1 मोल वाटर को, 1 मोल वाटर जब फॉर्म होगा तो उस केस में जो एनर्जी निकलता है -13.7। अगर 2 मोल वाटर फॉर्म होगा तो कितना एनर्जी निकलेगा, तो -13.7 × 2
अगर 5 मोल वाटर फॉर्म होगा तो क्या होगा, -13.7 इंटू 5, समझ गया। तो हमेशा 1 मोल वाटर को ध्यान रखना। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो इसका फाइनल रिएक्शन ये होगा ना, 2 मोल H प्लस, ये तो कैंसल हो जाएगा, एक्वस प्लस 2OH माइनस एक्वस विल गिव्स राइज टू 2 मोल वाटर, यही फाइनल रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर एज 2 मोल वाटर फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसका जो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन होगा दैट विल बी -13.7 इंटू 2 किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, या आप ऐसे भी बोल सकते हो -57.3 इंटू 2 किलो कैलोरी पर मोल, हाँ किलो जूल। जैसे एक चीज और समझो, मान लो कि ये रिएक्शन है, HCl प्लस NaOH गिव्स राइज टू NaCl प्लस वाटर। चलो तो इसमें ऐसा करता हूं, इसका देता हूं 0.5 मिलीमोल्स, इसका देता हूं 0.4 मिलीमोल्स, और आपसे पूछ रहा हूं कि इसका डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा। देखो जब अगर ये भी 1 मोल होता, ये भी 1 मोल होता, 1 मोल ये बनता, तो डेल्टा एच का वैल्यू कितना होता, -13.7। अभी आपको देखना पड़ेगा कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। मतलब एनी हाउ, देखो आपको फोकस क्या करना है कि वाटर कितना बनेगा, वाटर कितना बनेगा, अगर ये पता लग गया तो क्या हम क्या करेंगे, उसमें 13.7 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वाटर कितना बनेगा वो तो कौन बताएगा, वो लिमिटिंग रिएजेंट बताएगा। मतलब यही यही इस केस में क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा ना, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या इतना 0.1 मिलीमोल्स बच जाएगा। तो अगर ये 0.4 है तो ये कितना बनेगा, 0.4 बनेगा, 0.4 मिलीमोल्स बनेगा ना। तो आपको पता हो गया कि 0.4 मिलीमोल्स वाटर बन रहा है, 1 मोल बनता तो कितना एनर्जी निकलता, तो इतना बनेगा तो कितना निकलेगा, उसमें 0.4 मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मिलीमोल्स है, मिलीमोल्स मतलब क्या, 0.4 इंटू 10⁻³ मिलीमोल्स का मतलब ये होता है ना। तो इस केस में जो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन होता कितना, -13.7 इंटू 0.4 इंटू 10⁻³ जो भी किलो कैलोरी पर मोल। तो इस तरह का ये एक टाइप का क्वेश्चन इस तरह का पूछा करते हैं, एक इस तरह का क्वेश्चन पूछा करते हैं, और एक अभी तो मैं केसेस कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। आप क्या करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और दूसरा वीक बेस लेंगे, इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाकर उसमें डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन निकाला करेंगे। चलो अब लगता है कि आज के लिए, आज क्लास के लिए एनफ हो गया, फिर ज्यादा पढ़ लोगे तो क्या होगा। चलो ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.